चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है पेज 124 पे, ठीक है। इससे पहले अभी तक हमने प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ पढ़ी, फिर हमने प्लानिंग पढ़ी, रिस्क असेसमेंट पढ़ी। रिस्क असेसमेंट के बाद हम चले गए फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर पे। फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर दो तरह के थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने दो चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है वो डिस्कस किया, और चैप्टर नंबर 6 में हमने उस कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करना है आपने वो डिस्कस किया। यहाँ तक कोई इशू? चलिए आगे आ जाए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर दो तरह के हैं। कौन कौन से? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होती हैं, एनालिटिकल प्रोसेस क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या कम से कम यहाँ से आगे 4-5 चैप्टर हम वही पढ़े होंगे, ठीक है जी। अच्छा 1.1 पे आ जाएँ। 1.1 स्टार्ट करता है एग्जाम टेक्निक्स। एग्जाम टेक्निक्स, अच्छा एग्जाम टेक्निक वही बात करता है कि सेकेंड लाइन में यू माइट बी आस्क्ड टू सजेस्ट व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट। ठीक है, आपको एक सिनेरियो देंगे, और कहेंगे आपने यहाँ पे कौन से टेस्ट ऑफ डिटेल करने हैं। आपको बॉल करवाई जाएगी और पूछा जाएगा आपको कि आपने इस बॉल पे कौन सी शॉट मारनी है, ठीक है, समझ गए जी। तो फुल टॉस पे क्या मारना है और हाफ वॉली है तो क्या करना है, वो बाउंसर है तो क्या करना है, वो यॉर्कर है तो क्या करना है, ठीक है। कल का मैच नहीं देखना। अच्छा जी अच्छा कहता है हर जगह हम एक शॉट नहीं मार सकते, या डिफरेंट बॉल पे हम हर शॉट नहीं मार सकते। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट प्रोसीजर है। ये अगली लाइन में ये बात करता है ईच अकाउंटिंग सिस्टम एंड बिजनेस इज डिफरेंट एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर माइट बी एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर माइट अप्रोप्रिएट इन वन सिचुएशन वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर अदर। एक जगह तो ठीक है, दूसरी जगह वो फ्लॉप हो जाएगा। तो आपने उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बैठ के देखना कि मैंने क्या कौन सी शॉट मारनी, समझ गए। अच्छा कहता है वर्ड नीड टू बी कि आपने किस काबिल होना है, आपने देखना है कि जनाब कि किस मौके पे क्या करना है आपको पता लगे, ठीक है। व्हाट यू नीड टू बी एबल टू डू इन द एग्जाम इज एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग इन ए गिवन सिचुएशन या गिवन सिनेरियो। क्लियर हो गया। आगे इसकी समरी लेके चलता है कि पॉसिबल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले व्हाट एम आई बी आस्क्ड टू टेस्ट, मुझसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले हमने डायरेक्शन टेस्टिंग पढ़ी हुई है ना भाई। मुझसे क्रेडिटर्स पूछा गया, डेटर्स पूछा गया, मुझसे एडवांसेस टू पूछा गया, एडवांसेस फ्रॉम पूछा गया, मुझसे प्रॉपर्टी प्लान में पूछा गया, स्टॉक पूछा गया, चलें जो भी पूछा गया तो उसमें क्या पूछा गया। ओवर स्टेटमेंट टेस्ट करने आ रहा हूँ, अंडर स्टेटमेंट टेस्ट करने आया हूँ, दोनों के लिए आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, प्रोसीजर चेंज हो जाएंगे, समझ गए। डेटर्स करना है, डेटर्स अब मैं कोई डेटर्स करें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसकी कंफर्मेशन भिजवा देंगे। ये ओवर स्टेटमेंट में तो ठीक है, बड़ा हुआ ना, यही बात करता है। मैं इसको पहले पैराग्राफ स्किप कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड लाइन में बात करता है कि ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हैं या अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है कंप्लीटनेस रिलेशन टेस्ट कर रहे हैं, या ऊपर वाले में ओवर स्टेटमेंट में कौन कौन सी रिलेशन आती है, अकरेंस, एग्जिस्टेंस, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट में कौन सी रिलेशन आती हैं, अकरेंस के आपने एसेट ओवरस्टेट कर दिया, आप देखते हैं भी एग्जिस्ट करता है, ट्रांजैक्शन सेल्स ओवरस्टेट कर दी, अकर हुई थी, अकरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस, एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। समझ गए। हमें मुझसे पूछा गया है। तीसरा कहता है कोई पर्टिकुलर आइटम पूछी गई है, मुझसे रिकैलकुलेशन पूछी गई है, मुझसे पूछे ही सिर्फ और सिर्फ एक काम गया है, मुझसे पूछे सिर्फ डिस्क्लोजर गया कि इसका डिस्क्लोजर चेक कर दें। अब उसने प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट के आपको डिस्क्लोजर चेक करने का है, प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट के, और आप चेक करने शुरू कर दो ओवर स्टेटमेंट।
ये चेक करना शुरू कर दे प्रॉपर्टी प्लाट की अंडर स्टेटमेंट, तो काम गलत हो जाएगा ना। स्पेसिफिक क्या पूछा गया, टू एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, वो आपसे वो सलीबी जंगों के तरह लंबे लंबे आंसर नहीं सुनना चाह रहा, वो क्या चाहता है मुझे पेट पूरी बात बताओ। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आ रहा हूं, व्हाट एम आई बीइंग आस्क्ड टू टेस्ट। समझ गए, याद रहेगा। पहला काम जैसे क्वेश्चन है, देखिए मैंने करना क्या, मैं जाना किधर है। मैं टोल प्लाजा पर खड़े हैं, आपने इस्लामाबाद जाना है कि मुल्तान जाना है, आप खाना खाने मोटर पे चढ़े थे, बाद में सोचने का जाना है, तो गलत हो जाएगा। मीटिंग आपकी इस्लामाबाद में होगी और आप 2 घंटे के बाद चाय पी रहे होंगे कबीर वाला में बैठ के। ठीक है, अगर उस टाइम पे डायरेक्शन ठीक नहीं की तो, समझ गए नहीं। अच्छा आगे हैं, जिस चीज़ को मैं टेस्ट करने आया हूँ, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और ये सब्सटेंटिव करने आए। देखें इससे पहले इस पे कंट्रोल्स कैसे हैं, कंट्रोल्स से कितनी इश्योरेंस मिली, तो रिमेनिंग अब यहाँ से लेंगे ना। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पता हो सब्सटेंटिव करने हैं तो कितने करने हैं, क्या मैंने ये इश्योरेंस लेनी है यहाँ से, ये लेनी है या ये लेनी है, ये पता होगा तो फिर सब्सटेंटिव डिजाइन करेंगे ना प्रॉपर आप। तो इसके लिए बेशक अब करने सब्सटेंटिव आए, आपको पता हो कि इसके ऊपर सिस्टम कैसा है। अगली बात क्या, हाउ डज सिस्टम ऑपरेट, कैसा है सिस्टम। फिर तीसरे पॉइंट में है व्हाट स्पेशल टेस्ट आर यूज्ड फॉर दिस एरिया, कि इस काम के लिए स्पेशल टेस्ट हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ टेस्ट ऑफ अपने कंट्रोल्स करना है, तो स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है उसका, ऑब्जर्वेशन पढ़ा हुआ ना आपने भाई। डेफिनेशन चेक करनी है तो प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेशन। डेटा या क्राइटेरिया की ओवरस्टेटमेंट चेक करनी है तो प्रोसीजर क्या है, कंफर्मेशन। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर ना, तो आपको पता होगा इसके स्पेसिफिक प्रोसीजर कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद आखिर आपको होगा कि व्हाट टेस्ट आई कैन थिंक ऑफ, अब मुझे करना क्या चाहिए आप। यानी ये नहीं कि मुंह उठाया स्प्लेंड करके आगे जी बस, इर्द गिर्द का सिनेरियो देखा ही नहीं, मैं कंट्रोल्स कैसे हैं, इस पर स्पेसिफिक कोई प्रोसीजर है कि नहीं है, मुझसे पूछा गया है, मुझसे डायरेक्शन क्या है मेरी। इसको अगर आप इग्नोर कर देंगे ना तो स्प्लेंड प्रोसीजर गलत करेंगे। समझ गए, चलो आगे। अच्छा आगे नेक्स्ट पेज पे एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको। हमने क्या पढ़ा था, कैट्स, याद है आप लोगों को। कैट्स 2 तरह के थे, टेस्ट डेटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डेटा किसी होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, ये किसी होता था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए, याद है। इसको हमने क्या पढ़ा था, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी भी है, रेजिडेंट सॉफ्टवेयर भी है, और प्यार से 2-3 में इसके और भी नाम रखे हुए थे, वो जो भी नाम है उसको हमने पढ़ लिया उसको ऑलरेडी। ठीक है, चलें आगे। अच्छा आगे फिर हमने पढ़ा ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। इसमें क्या था, सिस्टम के अंदर नहीं जाते, आप इनपुट और आउटपुट को मैच करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट अगेंस्ट इनपुट ठीक है, आप कहते हैं सिस्टम भी ठीक हुआ। फ़ायदा क्या कि आपको टेस्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा जंप नहीं करना पड़ता, लेकिन नुकसान क्या था इसका, डिसएडवांटेज क्या था कि अगर किसी जगह गलती हो तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पे गलती है, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे सिस्टम एरर कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, हमने पढ़े टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव 2 तरह के हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर पे 520 स्टैंडर्ड अलग से एक स्टैंडर्ड है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। समझ गए, आगे इस चैप्टर में पूरे में हम एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 है, आगे 8, 9, 10, 11, 12 टेस्ट ऑफ। ठीक है, समझ गए। अच्छा प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ भी होगी पहले फेज में, दूसरे में प्लानिंग एंड असेसमेंट होगी, तीसरे में फर्दर प्रोसीजर भी होगी। तो ये चैप्टर नंबर 7 के बाद 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे। तो आपका ये तीसरा फेज भी हो जाएगा,
13 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कोड ऑफ एथिक्स का। उसके बाद हमारा चौथा फेज रिपोर्टिंग का आ जाएगा। आपकी बुक यूँ लेके चल रही है आपके सिलेबस को, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, अब आगे आ जाए एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे। इस एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन मैंने कुछ नहीं पहले पढ़ाई थी आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाली। एक इसकी डेफिनेशन के दो पोर्शन है। पहला है इवैल्यूएशन, सॉरी पहला है हाँ इवैल्यूएशन। अब क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, समझ गए। अब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इवैल्यूएट करके। उसके बाद क्या होता है, जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो चीज़ें डेविएट करती हैं, रेशो फ्लक्चुएट करती हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करते, ये वेरिएट कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस डेविएशन की, वेरिएशन की, डिफरेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, दो काम, इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन। इवैल्यूएट किसको करना है आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये वो फिगर्स को, और अगर वेरिएशन आई या डेविएशन आई या फ्लक्चुएशन आई तो उसको इन्वेस्टिगेट। इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशन की कंबाइंड डेफिनेशन आपकी बनती है एनालिटिकल प्रोसीजर। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इवैल्यूएट कैसे करना है आपने। अच्छा, इवैल्यूएट किसको करने आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या वो फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही हैं। जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करने आए हैं। हम ऑडिट कैसे करने हैं, कई दफ़ा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए आपको नॉन फाइनेंशियल डाटा भी चाहिए होता है। नॉन फाइनेंशियल, कई तो हम ऑडिट कैसे करने आए हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम कई दफ़ा यूज़ करते हैं या लिंक करते हैं नॉन फाइनेंशियल से और कई दफ़ा फाइनेंशियल से। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कॉस्ट ऑफ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है ना। हम इसको देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मैच करते हैं कई दफ़ा। अब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहे ना, ऐसी है ना, समझ आ रही बात। तो हम कई दफ़ा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एवेल्यूएट करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल। और कई दफ़ा हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ गई है, कम हो गई, हम किसी से एवेल्यूएट करते हैं उसको एडिशन इन फिक्स्ड के साथ। मार्कअप बढ़ गया या कम हो गया, हम किसी से करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग भी किया है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मार्कअप भी किया है। तो कई दफ़ा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं किसके साथ, फाइनेंशियल के साथ ही। कई दफ़ा फाइनेंशियल को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं नॉन फाइनेंशियल के साथ। समझ गए, कोई मसला। अच्छा, इवैल्यूएट करने के बाद जब आप एनालिसिस करते हैं उस पर, तो प्लॉजिबल रिलेशनशिप फ्लक्चुएट कर जाता है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप का पता है, जस्टिफाइबल रिलेशनशिप, जहाँ पे एक रैशनल एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एक लॉजिक एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन है चीज़ों का, ठीक है। लॉजिकल कनेक्शन कैसे है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, फिक्स एसेट में एडिशन का रिलेशनशिप किससे है, डेप्रिसिएशन से। फिक्स एसेट आपस में कनेक्शन है ना। अच्छा, मार्कअप के बढ़ने या कम होने का ताल्लुक किससे है, मार्कअप रेट से भी है और बोरिंग की अमाउंट से भी है ना। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली किसी जगह पे कोई और सिनेरियो आ जाए। जैसे मेरा क्लाइंट है, उनके बैंक के साथ कोई इशू चल रहा है, बैंक ने उनका जो फाइनेंस कॉस्ट मार्कअप वो वेव ऑफ कर दी, क्या हमारा प्रिंसिपल दे दें बस किसी एक स्पेशल सिनेरियो में। अब वो स्पेशल सिनेरियो है, जनरली क्या है, मार्कअप बढ़ेगा, बोरिंग बढ़ेगी तो मार्कअप बढ़ेगा। अनटिल अनलेस के पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई रिवर्स लग जाए, अल्लाह करे, और मार्कअप रेट कम हो जाए, वो अलग बात है कि मार्कअप बोरिंग बढ़ी, ठीक है, मार्केट रेट इतना कम हो गया, ओवरऑल मार्केट हमारा इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। तो आपस में रिलेशनशिप आ गया दोनों चीज़ों का,
ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपकी परचेज बड़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए। अब एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, अगर परचेज नहीं बढ़ी तो रॉ मटेरियल बढ़ना चाहिए। रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ना चाहिए। ये बात समझ आ गई है? पक्की बात है। अच्छा, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, रॉ मटेरियल भी नहीं बढ़ी, तो फिर गड़बड़ है, फिर ये फ्लक्चुएट करेगा रिलेशनशिप, ये आउट होगी सिनेरियो। ये होता है, पॉसिबल नहीं। प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, परचेज बढ़ी, प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ी, रॉ मटेरियल भी नहीं बढ़ा, अब गड़बड़ है यहाँ पे कोई। आपके नहीं, ये रिलेशनशिप है इनका आपस में। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ी है तो सेल बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ी है तो आपस में ताल्लुक है ना। जब सेल नहीं बढ़ी, फिनिश स्टॉक होनी चाहिए। अब फिनिश स्टॉक भी नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन भी नहीं, सेल भी नहीं बढ़ी, फिर गड़बड़। फिर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे क्यों, कैसे, फिर पता लगेगा ये स्टॉक जल गया था, इसलिए सर सेल बढ़ी ना स्टॉक बढ़ा। चोरी हो गया था, बह गया, उड़ गया, इवेपोरेट हो, कोई ना कोई मसला होगा, क्योंकि आपका जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप है वो फ्लक्चुएट कर गया। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस बढ़ रहे हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली लिटिगेशन बढ़ रही होंगी। कोई वकील को जाके नहीं पैसे देता शुगर में कि यार चलो तुम्हें बड़े अच्छे लगे पैसे, ठीक है, क्योंकि आपस में लीगल चार्जेस के बढ़ने का ताल्लुक केसेस के बढ़ने से है। अगर नहीं बढ़े तो फिर गड़बड़ है ना। फिर आप इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट। हम करते हैं, पता लगा जी इन्वेस्टिगेट किया, लीगल चार्जेस ही बढ़े हैं कि हमने लैंड खरीदी है, तो लैंड की रजिस्ट्री करवाने के लिए हमने एक लॉयर को इंगेज किया था, केस नहीं है, उसका भी आप इन्वेस्टिगेशन के बाद आंसर लेंगे। हाँ, फिर लैंड आनी चाहिए ना, आधी होगी। तो पता मैं अपनी क्लाइंट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी वो 36-37 जो थे वो बायर थे, सेलर से लैंड के, वो विरासती प्रॉपर्टी थी, वो बड़ा मुश्किल काम था 36-37 बंदों को इकट्ठा करना। हमने एक लॉयर को इंगेज कर लिया था कि तुम हमारे साथ आ जाओ, उसको पैसे नहीं है। वो 7 वाली प्रॉपर्टी थी, वो बाप मर गया, वो आगे से 3 से 4 आगे जनरेशन में प्रॉपर्टी चलेगी, ठीक है, तो स्पेशल केस होगा भाई। बोरिंग बढ़ी है, मार्कअप नहीं बढ़ा, अजीब सा लगा है ना, तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि यार बोरिंग जो बढ़ी है वो 28-29 जून को आगे बढ़ी है, आखिरी 2 दिन का मार्कअप आ रहा है, सिर्फ पूरा साल मार्कअप नहीं लगेगा। लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका टेस्ट ऑफ डिटेल करने के बाद पता लगेगा हाँ ये वाकई बढ़ी है, या फिक्स एसेट में एडिशन हो गई है, डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ रही, तो पता लगा यार 30 जून को जाके इन्होंने कैपिटलाइज किया इसको, या परचेज ही जून के आखिरी दिनों में आके की है, इससे डेप्रिसिएशन नहीं आ रही, कोई ना कोई रीजन होगी इसकी। समझ गए? परचेज ज़्यादा थी, प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए थी, नहीं जो रॉ मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क आ गया ना यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट, पूछेंगे कहाँ गया, वो कहेगा यार मेरा रॉ मटेरियल जल गया, कॉटन को आग लगी, अल्लाह न करे, या वो कहेगा यार मसला ये था कि मुझे ये लग रहा था कि मैंने प्रोडक्शन करके सेल किया, मुझे पैसे कम मिलेंगे, लॉस होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी पड़ जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल सेल कर दिया एज इट इज। कोई ना कोई रीजन आएगी, उसका आप एविडेंस ले लेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर समझ गए? अब डेफिनेशन में 2.2 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर डिफाइंड इन 520 एज इवैल्यूएशन। मैंने कहा था इवैल्यूएशन, किसी चीज़ की इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इवैल्यूएट तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करनी है, कैसे करनी है, थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। कई दफ़ा फाइनेंशियल डेटा यूज़ करते हैं, कई दफ़ा नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज़ करते हैं। समझ नहीं आता? अच्छा आगे हैं, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर आल्सो इनका पास इन्वेस्टिगेशन as is necessary of the identified fluctuations। जब फ्लक्चुएशन आएंगी और
रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट होंगे तो आप क्या करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। संभाल लेंगे इसको, पक्की बात है जी। अच्छा, फिर आगे 2.2 में कहता है कि एनालिटिकल प्रोसेस होते क्या हैं। एनालिटिकल नाम लिखा है एनालिसिस से। तो एनालिसिस बेसिक कंपैरिजन से शुरू होता है। अभी मुझे बच्चे ने आपने क्वेश्चन दिया था, तो उसमें हमने क्या किया, कंपैरिजन किया था पिछले साल से और रिस्क असेसमेंट की। ऐसे ही किया ना, कंपैरिजन करके 2 सालों के 3 सालों के रिजल्ट को हमने उसको रिस्क असेस किया। तो एनालिटिकल प्रोसेस क्या होता है, सिंपल कंपैरिजन से शुरू होता है और फिर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक तक जितनी मर्जी आप इसमें ऐड कर लें। उसमें एक टेक्निक आपकी रेशियो एनालिसिस भी है। बेसिक कंपैरिजन से शुरू कर किया उसने और कहाँ तक ले गया आपको, रेशियो एनालिसिस, या कोई और आप कोई और टेक्निक इस्तेमाल करें, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करके कर लें। इस सब किस में आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपैरिजन किस किस से कर सकते हैं हम। तो ये नीचे टेबल बनाया हुआ 128 पेज पे, किससे कर सकते हैं जी, अपने साल के पिछले साल के रिजल्ट से, अपने ही, जैसे अभी क्वेश्चन में किया हमने, पिछले 2 साल से कंपेयर किया ना हमने, अपने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से या अपने बजट से। जब 2024 शुरू हुआ था, 2024 कब शुरू हुआ, जुलाई 23 में। तो जुलाई 23 में आपने बैठ के जून 24 का बजट बनाया होगा, बजट बना, फिर पूरा साल गुजरा, एक्चुअल रिजल्ट आए, तो एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर किसे करें, बजट से। और फिर जब वेरिएंसेस आएंगे आपको, आप उसमें कॉरस्पॉन्डिंग पढ़े होंगे वेरिएंस एनालिसिस, या पढ़ लेंगे आप, वेरिएंस पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। वो यही था कि बजटिंग भी पढ़ी आपने और वेरिएंस एनालिसिस भी पढ़ा। कंपेयर किससे किया आपने अपने आप को, एक्चुअल रिजल्ट को बजट से। अच्छा, फिर आ जाए, ये उसने बजट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट कह रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं हम। प्रोजेक्शन भी वही चीज़ है, फोरकास्ट भी वही चीज़ है, बजट, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर आप क्या करें, अपने आप को इंडस्ट्री की एवरेज से, आप पूरी इंडस्ट्री की एवरेज लें, उससे कंपेयर कर लें। आप अपने आप को इंडस्ट्री के बेंचमार्क, आपके यहाँ मेरा बेंचमार्क जो है ना वो इंटरलूप है, मैं अपने आप को हर पर्पज से, हर लिहाज से इंटरलूप से कंपेयर करूँगा। तो इंडस्ट्री मार्केट लीडर से कंपेयर कर लें। अपने बेंचमार्किंग का पता है आपको, अब कहते हैं मेरा ही बेंचमार्क है, मैंने ये सेकंड, तो अपने आप को बेंचमार्क से कंपेयर कर लें, ठीक है, समझ गए। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी, कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रफीक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, 3 इसमें यूनिट है, रिंग यूनिट 1, रिंग यूनिट 2, ओपन एंड यूनिट, ओपन एंड यूनिट, ठीक है। अब रिंग यूनिट क्या होता है, जब धागा बनता है, जहाँ पे इन दोनों की जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट, पुअर क्वालिटी का धागा, वो जाता है ओपन एंड यूनिट में। यहाँ लो क्वालिटी का धागा बनता है, जीन्स में, कारपेट्स में, कर्टन्स में यूज होता है, दरियों में यूज होता है, तरपालों में यूज होता है, ठीक है। अब लेकिन ये दो तो कंपेरेबल है ना, इस यूनिट कंपेयर करें इससे, समझ गए, याद रहेगा, पक्की बात है। कंपेरेबल यूनिट्स ऑफ सेम एंटिटी। और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें केमिकल डिवीजन है, केमिकल डिवीजन, एक टेक्सटाइल डिवीजन 1, टेक्सटाइल डिवीजन 2 और एग्री डिवीजन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये दो आपस में दोनों स्पिनिंग यूनिट है, इनको आपस में कंपेयर करना, ठीक है, कर लेंगे। चलें आगे जी। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द एग्जाम। एग्जाम में क्या होगा जी, अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ठीक है, टू कैरी आउट एनालिटिकल प्रोसीजर, कि आपसे क्या, अभी जैसे भी क्वेश्चन हमने किया थोड़ी देर पहले, आपसे क्या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें इन ए स्मॉल केस स्टडी, वही सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। और आपकी कौन सी एबिलिटी चेक करेंगे, नंबर 1, पहली एबिलिटी क्या होगी कि क्या आप इस काबिल हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनयूजुअल फीचर्स इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनयूजुअल, यूजुअली नहीं होते, अनयूजुअल, जब फ्लक्चुएशन आ गई, डेविएशन आ गई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको इतनी सेंस है कि आप आइडेंटिफाई कर लें।
ठीक है। सेकंड क्या है, सजेस्ट व्हाट माइट बी डन टू इन्वेस्ट। अच्छा, अगर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आ गई, ये पहला काम क्या, उसको आइडेंटिफाई करें। अगला काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट कैसे करें, ये अलग स्किल्स है, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों पार्ट है, इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा काम क्या है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं। अभी क्वेश्चन हमने क्या कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे है तो ये होगा, सेल बढ़ गई होगी, सेल कम हो गई होगी, प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, एक्सपेंस बढ़ गए होंगे। एक पॉसिबल क्या रीजन हो सकती हैं। तो तीन चीज़ें क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्लक्चुएशंस, अनयूजुअल रिलेशनशिप्स, डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला काम क्या है, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। और तीसरा, इसकी क्या पॉसिबल हो सकती हैं, सोचें कि क्यों हुआ होगा, रीज़न क्या है। ठीक है, फिर उसने जी एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल क्या जी, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रेवेन्यू या सब्सटेंशियल डिक्रीज इन कॉस्ट। अभी हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ आई है। ठीक है, चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ गए हैं, सेलिंग एक्सपेंस आगे पीछे हो गए हैं। सबसे नीचे कहता है प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो गया, करंट रेशियो आगे पीछे हो गई, डेट इक्विटी रेशियो आगे पीछे हो गई है। डेट इक्विटी रेशियो समझ गए, ये पॉसिबल, उसकी एक्सप्लेनेशन है। 2.1 इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और इससे आगे चैप्टर को लेकर चलेंगे आगे इंशाल्लाह।